बीएससी पार्ट सेकेंड आपका थर्मोडायनेमिक्स 1 ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका जो स्टार्ट करना है वो करना है प्रावस्था नियम या प्रावस्था साम्य। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण हम उसको कहते हैं जहाँ पर कि दो प्रावस्थाएं एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होती हैं या पूर्णतः मिश्रित हो जाती हैं, उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि मिल्क और पानी तो आपको अलग अलग दिखाई नहीं देता, ठीक है। दूध और जल, एथिल अल्कोहल और पानी, जहाँ पर आपको दो चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और ऐसे तंत्रों को हम कहते हैं समांगी तंत्र। विषमांगी तंत्र वह तंत्र होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक वस्तुएं पूर्णतः मिश्रित नहीं होती, उन्हें हम विषमांगी तंत्र कहते हैं। जैसे जल तथा पानी, सैंड एंड वाटर। आप जब जल और तेल और पानी को मिलाते हैं तो आप देखते हो ऑयल की एक लेयर दिखाई देती है और पानी की अलग दिखाई देती है। क्लोरोफॉर्म और पानी, सैंड एंड वाटर थोड़ी देर मिक्स होते हैं फिर अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। ऐसे तंत्रों को हम कहते हैं विषमांगी तंत्र। तो जहाँ पर सिंपल शब्दों में यह समांगी तंत्र हम उनको कहते हैं जहाँ सिर्फ एक प्रावस्था होती है, और विषमांगी तंत्र हम उन तंत्रों को कहते हैं जहाँ पर एक से अधिक प्रावस्थाएं होती हैं। अवस्था और प्रावस्था दो अलग अलग शब्द हैं। अवस्था होती है जैसे जल है द्रव अवस्था ही कहलाएगी, तेल है ऐसे भी द्रव अवस्था ही कहेंगे, परंतु प्रावस्था की परिभाषा थोड़ी भिन्न है जिसे कि हम आपको अभी थोड़ी देर में बताते हैं। प्रावस्था नियम जो है वो क्या कहता है कि ये जिप्स ने दिया था, इसके अनुसार होता है P+F=C+2, जहाँ P को हम प्रावस्था कहते हैं, F को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्र कोटि की संख्या कहते हैं, C को घटक कहते हैं और 2 एक फैक्टर है। तो इसके अलग अलग कथन है। तो इसमें लिखा हुआ है किसी विषमांगी तंत्र के लिए, समांगी के लिए नहीं होता है। प्रावस्था नियम सिर्फ विषमांगी तंत्रों के लिए होता है। किसी विषमांगी तंत्र की साम्यावस्था में स्वतंत्र कोटियों की संख्या का मान उस तंत्र के घटकों तथा प्रावस्था के अंतर से 2 अधिक होता है। ये जिप्स ने एक नियम दिया था जो कि हमें बहुत बाद में उपयोगी साबित हुआ, जिससे हमने बहुत सारे फेज डायग्राम से हमने बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों के आचरण की व्याख्या की। अब प्रावस्था किसे कहते हैं? पहला टर्म है इसमें P, प्रावस्था। विषमांगी तंत्र के वे भाग जो कि भौतिक रूप से सुस्पष्ट हो, यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किए जाने योग्य तथा अपने संगठन में समान हो प्रावस्था कहलाते हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक ठोस अलग प्रावस्था बनाते हैं। अगर आप सल्फर को लोगे वो पीले रंग का अलग दिखाई देगा, नमक को लोगे तो अलग दिखाई देगा, अगर गंधक और नमक को आप मिला दोगे तो आपको अलग अलग दिखाई देंगे। तो ऐसे में हम कहते हैं प्रावस्था 2 हैं। हाँ, अगर आपने गंधक और नमक को पीस दिया तो वो प्रावस्था 1 कहलाएगी। परंतु ठोस विलयन होते हैं जैसे एलॉयज हैं, अपने मिश्रित धातुएं हैं, ये सब एक प्रावस्था दिखाई देती हैं, क्योंकि हम पे जो सिक्का है उसमें हमें नहीं दिखाई देता कि ये कॉपर है, ये निकेल है, ये है, तो उसको हम कहते हैं प्रावस्था 1 है। तो प्रावस्था की परिभाषा है सिंपली भौतिक रूप से स्पष्ट, यांत्रिक विधियों से पृथक किए जाने तथा अपने संगठन में समान को हम प्रावस्था कहते हैं। अब अगर हम गैसों की बात करें तो गैसों में चूंकि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब मिल जाती हैं, आप अलग अलग नहीं देख सकते, तो हम कहेंगे गैसों की प्रावस्था 1 है, ठीक है। ऐसे आपने जल और इथाइल अल्कोहल लिया तो हमें चूंकि आंखों से दिखाई नहीं देता तो प्रावस्था 1 कहलाएगी, परंतु यदि हमने जल और ऑयल ले लिया तो वो 2 प्रावस्थाएं कहलाएंगी, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें अलग अलग सुस्पष्ट दिखाई देती हैं। अब दूसरी परिभाषा है घटक। पहले हम आपको इसी को बता रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का एक उदाहरण दे रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साम्य में है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ठोस होता है, मार्बल होता है। कैल्शियम ऑक्साइड आपका अनबुझा चूना है, वो भी ठोस होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकलती है। तो यहाँ पे प्रावस्थाओं की संख्या कितनी है? 3 है। क्यों है? कैल्शियम कार्बोनेट अपनी प्रावस्था दिखाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड अपनी प्रावस्था दिखाएगा, ठोस हैं अलग अलग प्रावस्था दिखाएंगे,
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसकी तीसरी। तो एक प्रवस्था है कैल्शियम ऑक्साइड की, एक प्रवस्था है कैल्शियम कार्बोनेट की और एक प्रवस्था है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कुल प्रावस्थाओं की संख्या है 3। इसी प्रकार यदि हम जल का उदाहरण लेते हैं, जल सॉलिड, जल लिक्विड और जल गैस, तो इसमें 3 प्रवस्थाएं, एक ठोस को दिखा रहा है, एक जल को दिखा रहा है और एक वाष्प को दिखा रहा है। तो यहाँ प्रावस्थाओं की संख्या 3 है। अब ऐसे ही हम बात कर रहे हैं O2, H2, CO2, ये गैसें हैं, यदि एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित हैं तो इन गैसों का मिश्रण एक ही प्रावस्था बनाएगा। अतः गैसीय तंत्र इसलिए समांगी तंत्र कहलाते हैं, क्योंकि उसमें एक ही प्रावस्था होती है। अब दूसरी परिभाषा है घटक। किसी विषमांगी तंत्र की साम्यावस्था पर घटकों की संख्या स्वतंत्र रूप से परिवर्ती अवयवों की न्यूनतम संख्या है, जिनकी सहायता से प्रत्येक प्रावस्था के संगठन को रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सके। उदाहरण के तौर पे वाटर सॉलिड, वाटर लिक्विड, वाटर गैस। अब प्रावस्थाएं इसमें 3 हैं, एक जल के रूप में, एक वाष्प के रूप में और एक ठोस के रूप में। परंतु पानी का कॉम्पोजिशन हम H2+O2 में नहीं दिखा सकते। पानी का संगठन जो है वो H2O ही है, अतः इसमें घटक की संख्या 1 है। तो प्रावस्थाओं की संख्या 3 है और घटक की संख्या सिर्फ 1 है। दूसरा उदाहरण लिया है अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है, इसको आपने हीट किया तो ये अमोनियम क्लोराइड गैस में परिवर्तित हो गया। इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है ऊर्ध्वापतन, कभी कभी कोई भी वस्तु ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाए, और ये इसमें आगे टूट गई अमोनिया गैस और HCl गैस में। तो यहाँ पर अगर आप प्रावस्थाएं देखेंगे तो एक तो अमोनियम क्लोराइड ठोस की प्रावस्था है और बाकी सब गैसें जो हैं वो एक ही प्रावस्था बना देंगी, क्योंकि सब आपस में एक दूसरे में मिश्रणीय हैं। तो यहाँ प्रावस्थाओं की संख्या क्या है? मात्र 2 है। एक अमोनियम क्लोराइड सॉलिड और एक अमोनियम क्लोराइड गैस, अमोनिया गैस और HCl गैस की एक प्रावस्था है। तो यहाँ प्रावस्थाओं की संख्या 2 है। अब अगर हम घटक की बात करें तो अमोनियम क्लोराइड, तो इसके लिए घटक है NH4Cl, और अमोनिया और HCl दोनों जुड़ के भी अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। तो इसमें अमोनिया घटक, इसको हम रासायनिक सूत्र किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे? अमोनिया और HCl को अमोनियम क्लोराइड से ही प्रदर्शित करेंगे। अतः इसमें भी घटक की संख्या 1 होगी, क्योंकि इसमें एक ही रासायनिक समीकरण हम प्रयुक्त कर सकते हैं, NH4Cl, एक ही रासायनिक सूत्र प्रयोग कर सकते हैं। अतः इसमें घटक की संख्या है 1। अब इसी के बाद तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। पहला हमने लिया था वाटर, जिसमें 3 प्रावस्थाएं थी, घटक 1 था। ये दूसरा अमोनियम क्लोराइड, जिसमें 2 प्रावस्थाएं थी और घटक 1 था। अब तीसरा हम ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर प्रावस्थाओं की संख्या 3 है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड 2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस 3। परंतु इस पूरे समीकरण को हम सिर्फ 2 घटकों के द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसमें हम कोई भी 2 का चयन कर लें, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड ले लें, चाहे कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, या कैल्शियम कार्बोनेट या कार्बन डाइऑक्साइड ले लें। तो हमने आपको तीनों तरीके से इसमें बताने की कोशिश की है कि यदि हम घटक को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लेते हैं तो प्रावस्था कैल्शियम कार्बोनेट की कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्शियम ऑक्साइड के लिए कैल्शियम ऑक्साइड 0 कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 0 कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड को घटक के रूप में लेते हैं तो प्रावस्था कैल्शियम कार्बोनेट 0 कैल्शियम ऑक्साइड तो 0 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लेते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट माइनस कैल्शियम ऑक्साइड, तो CO2 प्राप्त हो जाएगा। और तीसरे रूप में लिया है कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 को यदि घटक के रूप में लेते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम दिखाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट 0 कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को दिखाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट माइनस CO2, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, और CO2 तो 0 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2। अतः हम ये देखते हैं कि इसमें अवयवों की न्यूनतम संख्या 2 है, अतः घटकों की संख्या 2 है और प्रावस्थाओं की संख्या 3 है। तो पहला था प्रावस्था, दूसरा था घटक। अब तीसरी परिभाषा है स्वतंत्र कोटियों की संख्या F। इन चर कारकों ताप, दाब और सांद्रता की वह न्यूनतम संख्या जिसे स्वेच्छा से निश्चित किए जाने पर तंत्र को पूर्णतः अभिव्यक्त किया जा सके, स्वतंत्र कोटि की संख्या
कहलाती है, एफ से व्यक्त करते हैं। जैसे आकाश में यदि हम बॉल फेंक दें तो बॉल का डायरेक्शन दिखाने के लिए बॉल एक्स में भी जा सकती है, वाई में भी जा सकती है और जेड में भी जा सकती है। अतः एक बॉल के लिए कुल निर्देशांकों की 3 की आवश्यकता होती है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 है। ठीक है। दूसरा उदाहरण है कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड पर यदि हम स्ट्राइकर की बात करें तो या तो हम लेफ़्ट साइड पे मारेंगे या राइट साइड पे मारेंगे, तो इसमें इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता है, मात्र 2 हो जाता है। एक्स और वाई 2 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, तो एफ होता है 2। इसी प्रकार अगर हम इंजन की बात करें, कोई पटरी पे इंजन जा रहा है तो उसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो सिर्फ 1 है। ना वो एक्स में वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही जा सकता है, ना वो वाई में जा सकता है और ना वो जेड में जा सकता है। तो इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ। तो एफ इज इक्वल टू 1। तो ये आपको आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल आपको एक तंत्र के द्वारा सब चीज़ों का और डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक यू।